ठीक, चलिए आज एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 में चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी मानव जनन तंत्र है ना, या मानव जनन बोल सकते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, है ना। क्या क्या हाँ हाँ हवाई जहाज में डाल दीजिए। ठीक है, हम लोग जो है पहला चैप्टर जिसका नाम क्या था जी, जनन, जीवों में जनन पढ़ चुके हैं। दूसरा चैप्टर पुष्पी पादपों में जनन, लैंगिक जनन पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग क्या पढ़ना है जी, मानव जनन तंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10-25 मिनट ये जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, समझें, दिनचर्या के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये पढ़ाई के लिए भी क्या है जी, इंपॉर्टेंट है, समझे, और परीक्षा के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझें। क्वेश्चन देखना, इसमें से कम नहीं पूछेगा ना, नहीं पूछेगा तो कम से कम 10-15 नंबर के पूछेगा, कम से कम, समझें, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिला के। ठीक, तो इसमें से पूछते रहता है हमेशा, क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का ही बायोलॉजी है, समझे ना। मानव जनन जो है हम लोगों का ही बायोलॉजी है। इसमें हम लोगों के अंग के बारे में पढ़ाया जाता है, जनन अंग के बारे में पढ़ाया जाता है, कैसा जनन अंग होता है ना, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, समझे, ये सब के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है। तो इसको बढ़िया से पढ़िएगा, और इसको पढ़ते समय कभी भी हंसना नहीं है, समझे, और इसमें पढ़ते समय कभी भी लज्जा भी नहीं करना है, समझें। इसको पढ़ते समय बहुत लोग जो है फिगर देख के बोले थोड़ा सा शर्माते हैं, लजाते हैं, है ना, तो वैसा कोई बात यहाँ पर नहीं है। दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, समझा। हाँ, पूछता है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पूछता है जेनेटिक में से पूछता है, समझें, सबसे ज़्यादा, लेकिन ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक, समझे ना। तो इसमें देखो, इसमें लजाना नहीं है, कोई क्वेश्चन आए, डाउट हो, लगले पूछना है। अब ये नहीं कि शर्मा रहे हैं, पूछें ना पूछें, पूछें ना पूछें, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो इसको पे हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या है ह्यूमन, यानी मानव जनन, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहले आप लोग हमको ये बताइए कि हम जनन तो पढ़ा चुके थे, जनन क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं। और संतान की उत्पत्ति क्यों करते हैं जी, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, है ना। जानते हैं हम लोग, कोई भी मान लो कि एक पौधा ही है, एक पौधा ही है ये, तो ये क्यों अपना रिप्रोडक्शन करता है? क्योंकि इसका, मान लो कि ये किसका पौधा है जी, आम का पौधा है, तो आम के पौधा में भी जनन की क्रिया होता है, यानी रिप्रोडक्शन क्रिया होता है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होता है ना। तो क्यों होता है? क्योंकि ये आम का अस्तित्व इस धरती पर बरकरार रहे, समझे, आम का अस्तित्व क्या रहे जी, इस धरती पर बरकरार रहे, इसलिए यहाँ पर इसका जनन, इसमें से जनन की क्रिया होता है। या कोई जीव है, जैसे मान लो कि कोई एगो टिड्डा है, क्या है जी, यहाँ पर एगो टिड्डा है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कोई क्या है, टिड्डा, समझे ना। मान लो टिड्डा, तो टिड्डा भी क्यों रिप्रोडक्शन करता है, क्यों जनन करता है? क्योंकि टिड्डा का क्या रहे जी, टिड्डा का अस्तित्व बना हुआ रहे, है ना। एक चींटी है, क्यों प्रजनन करता है, क्यों जनन की प्रक्रिया करता है? सब जो है अपने अस्तित्व को, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, समझे, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करते हैं। जो भी तुम देखो अपने आसपास में, सब क्या करते हैं जी, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिना अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करते हैं। मानव ही है, तो मानव क्यों रिप्रोडक्शन करता है?
क्यों करता है? क्यों अपने छोटे छोटे बच्चों को जन्म देता है ये? क्योंकि इसका अस्तित्व इस धरती पर बना रहे। कोई भी जीव देख लो, जो भी जीव है वो रिप्रोडक्शन करता है। क्यों करता है? तो अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करता है, समझे? अब उसके बाद आप चलिएगा, उधर चश्मा ले ना, वहां चश्मा है ऊपर ऊपर। क्यों मतलब, आखिर क्यों मतलब थी? जैसे मैं देखो कोई भी जीव है, जैसे मेरे को पौधा ही है तो करता है, समझे? आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ रिप्रोडक्शन क्यों करता है, क्यों होता है रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए होता है, ठीक? अब यहाँ पे आप जानिएगा कि कितने प्रकार के होते हैं रिप्रोडक्शन जी? 2 प्रकार के आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना? कौन कौन पढ़े हैं? एगो आप पढ़े हैं अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एगो आप पढ़े हैं क्या जी? लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों प्रकार के आप लोग पढ़ चुके हैं बढ़िया से, समझे ना? अलैंगिक में क्या पढ़ाए थे हम जी? कि वैसा जनन जिसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, बल्कि जो जीव रहता है उसी के शरीर से विखंडन होता है ना? उसी के शरीर से विखंडन होगा, या बीजाणु जनन होगा, या मुकुलन के द्वारा होगा, है ना? या पूर्ण जनन के कारण एकरा में होता है, समझे? यानी कहने का मतलब ये हुआ, युग्मक जनन न होने के कारण ये कहने का मतलब ये हुआ कि एकरा में सिर्फ और सिर्फ कै गो रहेगा जनक जी? एक ही गो जनक भाग लेगा। कै गो जनक लेगा भाग एकरा में? एगो जनक भाग लेगा। यही बात यहाँ पे कहा जाता है। अब आपसे पूछे कि लैंगिक जनन क्या होता है, तो लैंगिक जनन आप बताइए कि वैसा प्रजनन जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या करता है छोटी? 2 जनक भाग लेते हैं और नर युग्मक यानी नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। इतना तो आप लोग जनरली बेसिक जानते हैं, क्योंकि 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं जनन का, है ना? ये तीसरा चैप्टर है जनन का, एक और है चौथा चैप्टर, है ना? ऐसे एनसीईआरटी में तीसरा चैप्टर है, समझे? तो चौथा चैप्टर इसका नाम है क्या जी? जनन स्वास्थ्य। उसको इससे देखो, तुम फूल वाला पढ़ी थी, उसमें थोड़ा सा अगर लाइट भी ले लेगी ना तो काम चलेगा। सबसे पहले जो पढ़ी थी उसमें थोड़ा सा लाइट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है ऐसे हम लोग जनरली बोलते हैं, एनसीईआरटी के अनुसार बोलेंगे ना, तो तुमको जनन में ये 2 गो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए भी, ये ह्यूमन लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पढ़ाई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? तो यहाँ पे मानव जनन और मानव जनन में स्वास्थ्य, ठीक? अब उसके इन दोनों के बाद जाओ तो पुष्पी पादपों में जनन भी क्या है जी? इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन पूछता है ना? तो यहां पर इतना आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? बताओ, कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब देखते हैं आगे। यहां पर देखो लिखा हुआ है कि जनन से कुछ महत्वपूर्ण लाभ होता है जो निम्नलिखित है। अब देखो, जनन से बताइए कि लाभ होता है, क्या होता है? अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, अपने आबादी को बना के रखता है, जिसके कारण उसका पृथ्वी पर से अस्तित्व में नहीं मिटता है ना? देखो कि पहला क्या है जी? कि आबादी में वृद्धि। जनन से जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे जीव की आबादी में वृद्धि होती है। जैसे मनुष्य, मान लो शुरुआत में कुछ मनुष्य होगा, 2, 4, 10, 20, 50, 100, चाहे जो डेवलप हुआ, बंदर से हम लोग डेवलप हुए तो कुछ ही डेवलप हुआ होगा पहले, उसके बाद इन्वायरमेंट में चेंजिंग आया, हम लोगों में इवोल्यूशन हुआ और आज हम लोग ऐसा हो गए, है ना? हम लोग का अस्तित्व कुछ और था, आज कुछ और हो गए, समझे? आज इतना टेक्नोलॉजी में आगे हो गए कि एकदम डिजिटल बोर्ड लाए गए हैं, एकदम कैमरा वैमरा सब फिक्स, एकदम ऑनलाइन, कहीं से यहीं से कहीं पे बतिया रहे हैं हम लोग, है ना? तो ऐसा यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट आ गया है और आगे वाला ज़माना में और डेवलप करेंगे। कहा जाता है कि और मनुष्य अगर डेवलप करता है तो और एक नया जीव में परिवर्तित हो जाएगा। हो सकता है कोई दूसरा जीव अभी हम लोग के जैसा ही इवोल्यूशन करते रहे। जैसे में हम लोग थे, डायनासोर था, तो डायनासोर जब था तो हम लोग कोई और रूप में थे, लगभग चूहा के रूप में थे, है ना? उसके बाद वो जब मरा तो हम लोगों में इवोल्यूशन हुआ, तो गोरिल्ला या बंदर के रूप में आ गए पहले दक्षिण अफ्रीका में। वहां से जब हम लोग चलने लगे, खाना के तलाश में इवोल्यूशन हुआ, हम लोगों में और बदलाव हुआ
और हम लोग डेवलप करेंगे और आज पूरा पृथ्वी पर हम लोग का राज चल रहा है। हो सकता है कि हम लोग का साम्राज्य क्या हो जाए जी, बिखर जाए। हो सकता है कोई उल्का पिंड टकरा जाए, चाहे कोई भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, प्रलय आ जाए और हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि कोई और दूसरा जीव डेवलप करे जो धरती पर फिर से राज करेगा, वो है ना। बारी बारी से पहले किसका राज था जी, डायनासोर का। अब किसका राज आया है, मनुष्य का। हो सकता है कि आगे कोई और राज करेगा इस धरती पे, है ना। ठीक, तो यही क्या है, तो अपनी जनसंख्या में वृद्धि के लिए डायनासोर भी प्रजनन करते थे। क्यों करते थे, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, है ना। अब देखिए, जातियों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज, जनन द्वारा जीवों की एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को तैयार करती है एवं यह प्रक्रम प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। इससे जीव तो मर जाता है परंतु उसका जाति सदैव कायम रहता है। अब मान लो कि जनन नहीं होता, तब बताओ क्या मान लो कि जो दादा थे परदादा थे वो लोग तो अब है नहीं न है, तो क्या ह्यूमन का चाहे मानव का जाति अभी तक रह पाता? वो लोग नहीं हैं। जो जन्म किया वो तो नहीं है, अब उसका जाति अभी बचा हुआ है, स्पीसीज अभी बचा हुआ है ना। ठीक, तो अगर मान लो कोई भी जीव है, चाहे हम ही हैं, मान लो कि जनन नहीं करेंगे, ठीक, तो आगे आने वाला जो है पीढ़ी है, क्या हम लोग का सेफ रह पाएगा? क्या मान लो कि जितना भी मानव है जनन करना, जनन की जो प्रक्रिया होता है ना, जनन की प्रक्रिया द्वारा रोक लगा देवे, तो क्या आगे वाला पीढ़ी आ पाएगा? क्या यंग जनरेशन फिर से आ पाएगा? नहीं। फिर ये क्या होगा, मर जाएगा, लोग खत्म हो जाएगा और फिर अस्तित्व क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसको बनाए रखने के लिए एक जीव अपने तो जिंदा नहीं रहता है, लेकिन अपने जाति को बनाए रखने के लिए वो जनन की प्रक्रिया करता है। ठीक है। अतः जीव जाति विलुप्त होने से बच जाते हैं। मान लो कि जैसे में अभी तुम देख रहे हो, बहुत सारा तुम जीव को देखो, कभी देखो हो मैना चिड़ै देखती हो? मैना चिड़ै कहाँ देखी हो? बाई चांस का दो कहीं भी दिखता है ना। गिद्ध देखती हो? गिद्ध बहुत कम। अब चिड़ियाघर में ना अभी भी गिद्ध है, लेकिन इधर नहीं है, इधर नहीं है गिद्ध, है गिद्ध। हाँ हाँ, वो चील होता है, चील ना, छोटा रहता है, 3-4 कलर का होता है, अब पता नहीं उनको कैसे होता है। ठीक, तो वहाँ पर देखो, तो वो जो है ना तुमको देखने को मिलेगा, वो सब जो है तुमको चील देखने को नहीं मिलेगा। लगभग है, अभी धरती पर है, अभी विलुप्त नहीं हुआ पूरी तरह से। बाज नहीं तुमको देखने को मिलेगा इधर में। फिर क्या नहीं मिलेगा जी, गिद्ध नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलता है? अभी उस सबका अभी विलुप्त नहीं पूरी तरह से हुआ है, पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुआ है, लेकिन अभी है ना। अभी कुछ है कहीं पे, लेकिन इधर नहीं देखता। क्यों? इधर के ओकर प्रजनन का दर जो है, प्रजनन करने में वो लोग असक्षम हुआ, इन्वायरमेंट उस जैसा नहीं मिला उसके जैसा, और वो लोग धीरे धीरे मरता चला गया। मरा ढेर, जन्म कम लिया। मरा 10 गो, पैदा 1 गो लिया, फिर 10 गो मरा, पैदा 1 गो लिया। वैसे करते करते उसका संख्या जो हो गया वो विलुप्त के कगार पर चला गया, है ना। अब उसके जाति के ऊपर, अब उसके स्पीसीज के ऊपर खतरा मंडरा रहा है ना। अब वो हो सकता है कि विलुप्त हो जाए तो दुनिया समाप्त हो जाएगा, पूरा चीले, पूरा गिद्धे समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कोई भी जीव क्या करता है जी, अपने जनन क्यों करता है? अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, आगे हमारा पीढ़ी जिंदा रहे, हमारा इस धरती पे अस्तित्व बना रहे, उसलिए जनन करता है। ठीक है। अब देखो, जीवों के लाभकारी गुणों की वंशागत यानी इनहेरिटेंस ऑफ द यूजफुल ऑफ द कैरेक्टर। जीव अपने जनकों के लाभकारी गुणों की युग्मकों यानी शुक्राणु और अंडाणु द्वारा जनकों से प्राप्त कर अपनी अगली पीढ़ी में यानी स्थानांतरित करता है। इससे ये संतान अपने वातावरण से अधिक बेहतर तरीके से अनुकूलित होते हैं। फलस्वरूप ये जीव बेहतर प्रकार के जीवन यापन करते हैं, है ना। अब हम लोगों में है ना, हम लोगों में
जैसा कैरेक्टर है, तो हम लोग इस इन्वायरमेंट के लिए एकदम सर्टिफिकेट परफेक्ट हो चुके हैं। अब मान लो कि हमनी लोग के आएगा संतान आएगा, तो उसका भी क्या रहेगा, हम लोग वाला गुण ही तो उसमें रहेगा ना। जब हम लोग वाला ही गुण उसमें रहेगा तो वो भी इस इन्वायरमेंट के लिए परफेक्ट रहेगा और उसको जीवन यापन करने में सहूलियत होगी। जैसे में तुम यहाँ पे हो, तुमको अभी तुम्हारे पापा मम्मी तो इस इन्वायरमेंट में रहे हैं, तुम भी कुछ साल यहाँ पे इस इन्वायरमेंट में रही हो, अभी तुमको कश्मीर भेज दिया जाए, क्या हो जाएगी, वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार ढल नहीं पाएगी। तुमको इंग्लैंड भेज दिया जाए, वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार नहीं ढल पाएगी, ज़्यादा बुखार हो सकता है कि लग जाए, कुछ बीमारी हो जाए, है ना। फिर क्या होगी, धीरे धीरे वहाँ से तुमको सहूलियत मिलेगा, फिर से तुम अच्छा हो जाएगी, फिर ठीक हो जाएगी और उस इन्वायरमेंट में ढल जाएगी, तब फिर तुमको कोई खतरा नहीं होगा, समझी। तो जीव क्या होते हैं ना कि जीवों में खानदानी, दादा से बेटा में, बेटा से मतलब पोता में, वैसे गुण क्या होता है जी, स्थानांतरित तो होते रहता है लैंगिक जनन के द्वारा, ठीक ना। और एक विभिन्नता भी रहता है, नहीं कि जैसे पापा है उसने बेटा हो जाएगा, नहीं, वैसा नहीं हो गए, उसके सब अलग होगा, उसका गुण थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि वो दो लोगों से मिलकर बन रहा है। हल्का मम्मी वाला गुण आ जाएगा, हल्का पापा वाला गुण आ जाएगा, और दोनों वाला गुण जब मिलेगा तो उसमें एक नया वैरायटी, एक नया वेरिएशन उत्पन्न होगा, समझी। और नया वेरिएशन जब उत्पन्न होगा तो उसमें अलग कैरेक्टर रहेगा, अलग उसमें विचार रहेगा, अलग स्वभाव रहेगा, अलग सूरत रहेगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत इसमें। अब चलते हैं कहाँ पे, मानव जनन तंत्र पर, ठीक। आप जानते हैं मानव में जनन तंत्र अन्य जंतुओं की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित और जटिल होती है। तुम सभी चीज को देख लो, सभी चीज को देख लो अपने आसपास में, उन लोगों का जनन तंत्र और हम लोगों के जनन तंत्र में, जनन अंग बोलो जनन तंत्र बोलो, है ना, वो दोनों में अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग सिस्टम उसमें है ना, समझे। बहुत सारा में जो है लैंगिक जनन करता है, लेकिन वो लोगों में उतना डेवलप नहीं होता है जितना हम लोगों में जनन तंत्र क्या है जी, डेवलप है, और जटिल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। अब ये एकदम सरल स्वभाव में है, ठीक है। मनुष्य कैसा होता है, एक लिंगी एक द्विलिंगी होता है जी, एक लिंगी होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक लिंगाश्रय बोलते हैं हम लोग। एक लिंगी जिकरा में एगो लिंग होता है ना, मेल ऑर्गन हो या फीमेल ऑर्गन हो, ठीक। उसी के आधार पर मेल ऑर्गन जिसमें रहता है उसको मेल यानी पुरुष कहते हैं, और जगह फीमेल ऑर्गन होता है, फीमेल जनन अंग होता है, उसको फीमेल कहते हैं यानी स्त्री कहते हैं, ठीक, समझे। तो दोनों जो देखो, अब मान लो कि एगो लड़का है तो इसमें क्या रहेगा जी, मेल जनन अंग रहेगा, एगो लड़की है तो इसमें क्या रहेगा जी, फीमेल जनन अंग का में रहेगा, है ना। दोनों में अलग अलग प्रकार के जनन अंग होता है, ठीक। तो इस दोनों के, अब फिर ये दोनों के मिलने पर क्या होगा जी, एक नया संतान का उत्पत्ति होता है, समझे। तो यहाँ पर याद रखना है कि या डायोसिस इसको कहते हैं, है ना, अर्थात नर और मादा जनन तंत्र अलग अलग व्यक्तियों यानी विशिष्टों में होते हैं, यानी नर जनन अंग जो होता है अलग होता है और मादा जनन अंग जो होता है वो अलग अलग व्यक्तियों में होता है, ठीक है। दोनों के जनन तंत्रों में लैंगिक अंग यानी सेक्स ऑर्गन या जनन ग्रंथियां या गोनाड्स मौजूद होते हैं। अब ये नहीं है कि खाली क्या होगा जी, मेल वाला में जनन ग्रंथि है अब फीमेल वाला में जनन ग्रंथि नहीं है, ऐसा बात नहीं होता है, समझे। दोनों में होता है, दोनों में क्या होता है जी, यहाँ पे लैंगिक जनन अंग होता है और दोनों में साथ साथ क्या होता है, ग्रंथि भी होता है। वो ग्रंथि उसको स्टिम्युलेट करता है, उसकी क्रिया को संपन्न करता है, समझें, उस क्रिया को चलाने के लिए वो अच्छा से मतलब तैयार करता है, समझें। गोनाड्स मतलब क्या, ग्लैंड, ठीक। अब देखो, नर जनन अंग को वृषण या टेस्टिस कहते हैं, याद रखना। आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए नर में
मेन या प्राथमिक जनन अंग कौन है? तो क्या बोलेंगे जी? वृषण बोलेंगे। क्या इसको बोलेंगे? वृषण या टेस्टिस इसको बोलते हैं। अब ये नहीं, कितना लोग बोलता है कि पेनिस जो होता है वो क्या है जी? वहां पे पेनिस को, पेनिस यानी शिश्न को बोलता है उस मेन जनन अंग कहता है। जैसे मैं तुम पूछेगी जनमौली आदमी से ना, तो बोलता है कि बता तो मेल जनन अंग में सबसे मेन ऑर्गन कौन है? तो बोलता है पेनिस, या उसको बोल देगा शिश्न बोल देगा। तो वो नहीं है, वो क्या है? एक शिश्न पेनिस होता, बताएंगे आगे। अब यहाँ पर देखो, जिससे मूत्र बाहर आता है मेल में, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, जैसे वो क्या होता है, वो सिर्फ ऐसे ही एक मांसल संरचना है जो कि स्पर्म को फीमेल ऑर्गन में ट्रांसफर करने का काम करता है, समझे? वो होता है, वो सिर्फ क्या है? ट्रांसफर करने का एक माध्यम है। लेकिन जहां पे शुक्राणु का निर्माण होता है, समझे, जहां पे शुक्राणु को पोषण मिलता है, वो कौन है जी? वृषण है। तो बताओ, जहां पे बताओ कोई भी क्या पेनिस है तो क्या कि उससे ही रिप्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, वो तो सिर्फ ट्रांसफर करने का एक माध्यम है ना। अगर शुक्राणु यहां पर नहीं बनेगा तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, बच्चे का जन्म होगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे का निर्धारण कौन करता है जी? शुक्राणु से ही तो बच्चा बनता है, शुक्राणु और अंडाणु मिलने से तो बच्चा का निर्माण होता है ना, समझे? तो यहां पर ये आप लोग को जानना होगा कि यहां पर याद रखिएगा कि प्राथमिक ऑर्गन, प्राथमिक नर जनन अंग कौन है जी? वृषण है, समझे? जहां पे क्या होता है जी? शुक्राणु का निर्माण होता है। लेकिन मादा में बोले तो क्या होगा जी? मादा में ओवरी, अंडाशय, क्या बोलते हैं इसको? अंडाशय, है ना। अंडाशय गर्भ के अंदर में होता है ना, अंदर में, यानी शरीर के अंदर में होता है, बाहर में नहीं होता है। बाहर में उसको हम लोग बोलते हैं विजाइना बोलते हैं, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? योनि बोलते हैं, है ना। फीमेल के पेशाब के जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं विजाइना या योनि कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर याद रखना, लेकिन वो क्या है? वो सेकेंडरी ऑर्गन है, समझी? वो सेकेंडरी ऑर्गन है, कोई दिक्कत है? लेकिन यहां प्राथमिक ऑर्गन बोला जाए, क्या बोला जाए इसको जी? प्राथमिक मादा जनन अंग जिसको बोलेंगे वो कौन है छोटू? बताओ। ओवरी यानी एथिया, ठीक है। साथ ही दोनों नर या मादा में सहायक जनन अंग भी होते हैं। बाकी इन दोनों के छोड़ के जितना भी ऑर्गन है वो सब के सब क्या है जी? सहायक अंग है। सहायक मतलब सहायता करने वाले। कुछ क्या होता है जी? युग्मक को पहुंचाने वाले होते हैं, तो कुछ जो होते हैं युग्मक को रिसीव करने वाले होते हैं, ठीक ना। सहायक ग्रंथि, फिर यहाँ पे सहायक ग्रंथि भी होता है, याद रखना। ये वृषण जो है नर जनन अंग भी है, और ये क्या है जी? नर जनन ग्रंथि भी है। ये क्या है जी? ग्रंथि भी है, समझे। और ये क्या है जी? ये भी वाला, ये अंडाशय भी क्या है? ग्रंथि भी है और अंग भी है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर है ना, मौजूद होते हैं। और ये दोनों ग्रंथियों के अलावा भी हमारे शरीर में और भी ग्रंथियां होती हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझे। जैसे में प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, बहुत सारा ग्लैंड एकरा में होता है जो एकरा में पाया जाता है, जो युग्मकों को परिपक्व, पोषण और परिवहन में मदद यानी सहायता करता है, ठीक। अब यहां पर देखो, ये टोटल क्या किसका लाइन है जी? ये टोटल है NCERT। टोटल किसका लाइन है? NCERT का लाइन है, ठीक है। देखो, जैसा कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला एक क्या है जी? जो प्रजनक है। मतलब क्या? इसको बोलते हैं जरायुज प्राणी भी बोलते हैं। जरायुज का मतलब क्या जी? जरायुज का मतलब क्या? जो बच्चे को जन्म देता है ना, जो बच्चों को जन्म देगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जरायुज बोलते हैं, या विविपेरस बोलते हैं,
या उसी को हम लोग बोलते हैं सजीव प्रजनक बोलते हैं। ठीक है। मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मक की रचना यानी युग्मन क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है, अर्थात पुरुष में शुक्राणु तथा अंडाणु है ना, अंडाणु का निर्माण होता है। समझे, पुरुष में क्या होता है जी, शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। बताओ कहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है, ओवरी में होता है। कहाँ पे, ओवरी में अंडाणु का निर्माण होता है। और युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है जी, वृषण में होता है। इसमें कोई दिक्कत, स्त्री जनन पथ से शुक्राणु का स्थानांतरण यानी वीर्य सेचन शिश्न के द्वारा होता है। यानी स्त्री के जनन अंग में यानी योनि में शुक्राणु का प्रवेश कौन कराता है जी, शिश्न करवाता है ना, जिसको हम लोग पेनिस बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। अब उसके बाद देखिए, पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, निषेचन कहते हैं, जिसके कारण क्या बनता है जी, जाइगोट का निर्माण होता है ना। और जाइगोट का निर्माण होके फिर ओकरा में डेवलपमेंट होगा, फिर भ्रूण का निर्माण होगा, है ना, फिर उसमें डेवलपमेंट होगा और बच्चे का निर्माण होता है। अब देखिए, जाइगोट निर्माण के बाद इसको देखो इंग्लिश में बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, है ना। ये लगभग 8 या 32 कोशिका में होता है, समझे। यहाँ पर देखिए, तो ये जैसे ही क्या होता है जी, ब्लास्टोसिस्ट यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोरक पुटी, है ना, की रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय के दीवार से चिपक जाता है यानी अंतःरोपण हो जाता है। अब भ्रूणीय परिवर्धन यानी गर्भवती और शिशु के जन्म यानी प्रसव की क्रिया मतलब घटित होती है ना। यानी क्या बताएं, पहले क्या हुआ जी, यहां पर देखो, पहले यहां पर एगो शुक्राणु आया, ठीक है। अब यहां पे क्या है जी, यहां पर एगो अंडाणु आया, है ना। ये दोनों में निषेचन की क्रिया हुआ। क्या हुआ, निषेचन की क्रिया हुआ, है ना, निषेचन क्रिया हो गया। अब ये निषेचन के बाद क्या होगा बताओ, निषेचन के बाद जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा जी, जाइगोट। फिर उसके बाद बन जाएगा ब्लास्टुला, है ना। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा जी, भ्रूण। आइए क्या हो जाएगा, भ्रूण जो हो जाएगा वो लगभग 8-16 कोशिका के बना होता है ना, 2 से 16 कोशिका जब बनता है तब होता है। हाँ, जाइगोट के बाद बनता है। अंतःरोपण होता है, अंतःरोपण, ठीक, अंतःरोपण हो जाएगा भ्रूण का, समझे, लगभग ब्लास्टुला के रूप में हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही अंतःरोपण हो गया, अब एकरा में किस गर्भाशय के दीवार में अब यहाँ से बच्चा डेवलप करेगा। अब बच्चा पूरी तरह से क्या कर जाएगा जी, यहाँ पे डेवलप कर जाएगा, समझे, गर्भाशय में डेवलप कर गया। और फिर प्रसव क्रिया के द्वारा, प्रसव इसको बोलते हैं डिलीवरी, है ना, प्रसव क्रिया के द्वारा वो बाहर निकल जाता है बच्चा, ठीक है, समझें। तो यहाँ पर ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ चित्र है, इस चित्र को यहाँ पर देखिए ये क्या है जी, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है। क्या है, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन, है ना। मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन में क्या होता है कि देखते हैं कि इधर ऊपर में क्या होता है जी, किडनी होता है, इधर किडनी होता है, किडनी, है ना। किडनी के द्वारा ये जो है इसके में मूत्रवाहिनी है, जहाँ पे किडनी में मूत्र छनता है और छन कर एकरा में भर जाता है ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर और आगे चलते हैं, अब उस जान गए, यहाँ पर नीचे पहले आते हैं। तो ये देखिए एक थैला के रूप में यहाँ पर एक, ये थैला के रूप में एक, यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 2 होता है, ये 2D है इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर क्या है जी, एक वृषण है। क्या यहाँ पर, वृषण। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर लटका हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं जी, वृषण कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वृषण कोष कहते हैं, ठीक ना।
यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक मांसल संरचना है। इस मांसल संरचना को क्या बोलते हैं जी? शिश्न कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शिश्न कहते हैं। इसी को कहते हैं पेनिस, ठीक है। और इसको बोलते हैं वृष्ण। यही है क्या जी? अंग भी है, एक ग्रंथि भी है, और इसी में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। और यहाँ से शुक्राणु का निर्माण होगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कुछ देर के लिए क्या करेगा? यहाँ पर जी रुकेगा, थोड़ा देरी के लिए रुकेगा, और रुक के लिए यहाँ पे क्या कर पोषण लेगा, परिपक्व होगा, और यहाँ से शुक्राणु इसके द्वारा निकल के ऐसे जाके यहाँ पर क्या होता है? एकरा में स्टोर हो जाता है, एकरा में स्टोर हो जाता है। समझे? इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है शुक्राशय। शुक्राशय का मतलब क्या? जहां पे शुक्राणु इकट्ठा होता है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ इधर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इसको बोलते हैं, ठीक है। एकरा में से कुछ प्रोटीन बनता है, प्रोटीन निकल के आता है, और इसमें क्या होता है जी? स्टोर हो जाता है। जो उजला उजला दिखता है, देखो मेन शुक्राणु जो होता है उसका वो कैसा होता है जी? शुक्राणु ऐसा होता है ना, ऐसा करके से होता है, ठीक है। समझे? शुक्राणु का मेथी है। और ये जो आता है बहुत सारे प्रोटीन के साथ में आता है, वो कैसा होता है? सीमेन, जिसको क्या बोलते हैं जी? सीमेन। यहाँ से प्रोटीन निकल के इसमें गया, और यहाँ से शुक्राणु आ गया इसमें, दोनों को मिलने के बाद क्या बन जाएगा जी? ये सीमेन बन जाएगा। सीमेन है ना। और सीमेन कैसा होता है जी? उजला होता है, उजला, है ना। सीमेन कैसा होता है जी? उजला होता है। उसी में क्या रहता है? शुक्राणु रहता है, और शुक्राणु रहता है, और वही क्या करता है कि देखो यहाँ पर अब इकट्ठा हो गया, और जैसे ही मान लो कि कोई फीमेल और मेल जब एक साथ आते हैं, और उसको जब क्या बोलते हैं, उसको शारीरिक संबंध जब बनाते हैं, तब इसके द्वारा ये वाला नली जो होता है वो बंद होता है, और यहाँ से ऐसे करके ये फिर से बाहर आ जाता है, ठीक। समझे? ये प्रक्रिया यहाँ पर ऐसे घटित होती है, ठीक है। देखो इस नली को हम लोग बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं जी? शुक्रवाहिनी कहते हैं, समझे। और देखना ये वाला जो रास्ता है ना, ये रास्ता जो है, ये रास्ता को बोलते हैं मूत्र मार्ग बोलते हैं। मूत्र मार्ग से क्या होता है जी? सामान्य क्रिया में मूत्र का बाहर होता है, और जैसे ही शारीरिक संबंध कोई व्यक्ति अपना किसी भी पार्टनर्स के साथ बनाता है, तो उसके समय क्या होता है जी? ये यहाँ से सीमेन जो होता है वो निकलता है, ठीक। तो इसका ये क्रिया था, आप लोग इसको अच्छा से देखिए। सब किसका है? एनसीईआरटी का फोटो है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला क्या है जी? शुक्राशय है। यहाँ पर देखो ये शुक्राशय है। ये क्या है जी? यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड है ना। यहाँ पर प्रोटीन बन के यहाँ पे जाता है। यहाँ पर अंदर में देखो ये क्या है जी? वृष्ण है। देखो दो गो बताते हैं कि दो गो यहाँ पर क्या है जी? यहाँ पे दो गो वृष्ण होता है ना। यहाँ पे बनता है, बन के इसके द्वारा क्या होता है? शुक्रवाहिनी का यानी शुक्रवाहक यानी शुक्रवाहिनी नलिका के द्वारा जाता है, शुक्राशय में जाता है, और फिर एक मतलब क्रिया के द्वारा ये बाहर भी निकलता है। एक जो तुमको मांसल दिख रहा है संरचना है क्या है जी? पेनिस है, ठीक। बाकी सब हम डिटेल से फिर से पढ़ेंगे, है ना। अभी आप लोग को सिर्फ ऐसे ही ऊपर ऊपर बता रहे हैं। ये क्या है जी? यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहा है क्या है? ये स्त्री जनन अंग है। अभी जो देख रहे थे वो क्या था? पुरुष जनन अंग था, यानी नर जनन अंग था। ये क्या है जी? स्त्री जनन अंग है ना। स्त्री जनन अंग में देखो ये वाला जो सबसे बाहरी जो दिखता है बाहर में, है ना, वो क्या है जी? यहाँ पर एक योनि होता है ना, जिसके द्वारा क्या होता है जी? देखो क्या होता है ना कि वो मूत्र मार्ग को कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर ग्रीवा होता है, गर्भाशय ग्रीवा होता है, और मेन गर्भाशय ये वाला होता है। ये कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है, ठीक ना, ठीक। यहीं पे क्या होता है? यहीं पे बच्चा का मतलब डेवलपमेंट होता है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए इसको, तो ये क्या है? छोटी, इसी को बोलते हैं ओवरी। ये गर्भ के यानी पेट के यानी जो यहाँ होता है ना पेल्विक रीजन के वहां पे अंदर में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये होता है क्या? ओवरी, यानी इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। यही अंडाशय में क्या बनता है जी? ये है तुम्हारा अंडाशय। और इसी अंडाशय में क्या बनता है जी? अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। और यहां से अंडाणु का कर देगा जी, यहाँ पे चला आएगा। ये फिमड़ी है, ये पकड़ लेगा फिमड़ी, इसको ले जाके आ जाएगा यहाँ पे।
इस भाग को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्या, फिमरी। हाँ, इसको पूरा को बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। इस्थमस, एम्पुला और फिमरी होता था। एम्पुला नामक जगह पे यहाँ पे इधर से क्या आएगा जी, शुक्राणु आएगा और यहाँ पे जाएगा और जाकर यहाँ पर निषेचन क्रिया करेगा। ठीक है, निषेचन क्रिया करेगा। ऐसी प्रक्रिया इधर भी होता है ना, दोनों में। ठीक, और याद रखना, जैसे में हम लोग जानते हैं कि होता है मासिक चक्र। क्या होता है जी, मासिक चक्र। मासिक चक्र क्या होता है ना, कि तुमको इस पे वो लेयर दिख रहा होगा, ये वाला लेयर तुमको दिख रहा है, ये वाला लेयर, ये लेयर क्या है ना, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम लेयर। समझे, ये एंडोमेट्रियम लेयर जो होता है वो मासिक चक्र के दौरान शुरुआती में 3 से 5 दिन तक क्या होता है जी, ब्लीडिंग होता है, उसके दौरान ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, और देखना गर्भ क्या बोलते हैं, पीरियड के द्वारा ही, पीरियड के यानी मासिक चक्र के द्वारा ही क्या होता है जी, यहाँ से यानी अंडाशय से अंडाणु निकलता है ना। एक मान लो कि पहले का महीना में इसमें से निकला, तो दूसरा का महीना में क्या होगा जी, इससे निकलेगा। ऐसे बारी बारी क्रिया इसमें चलते रहता है। और याद रखिएगा, एक दिन में कितना निकलता है जी, एक महीने में कितना अंडाणु निकलता है, एक ही को निकलता है। लेकिन मेल में एक बार में कितना निकलता है शुक्राणु, लगभग वो करोड़ों की संख्या में रहता है। कितना रहता है जी, करोड़ों की संख्या में रहता है। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला क्या है जी, इसको बोलते हैं विजाइना यानी योनि बोलते हैं। ये गर्भाशय है, ये क्या है जी, अंडाणु है, ये फॉलोपियन ट्यूब है। ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल में जब माता जनन अंग पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है जी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। समझे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखिए कौन कौन सा चीज अंग मतलब क्या रहता है जी, रहता है, कौन कौन सा अंग नहीं रहता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे देखो ये वाला तुमको जो दिख रहा है ना, वाला, इसी को बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं जी, गर्भाशय। ठीक, और यहाँ पर ये है कि ये क्या है जी, ये पेनिस है ना। यहाँ पर ये क्या है जी, यहाँ पर ये मूत्राशय है ना। यहाँ पर ये क्या है जी, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, यानी वृषण बोलते हैं, जहाँ पे शुक्राणु का यहाँ पर निर्माण होता है। इधर यहाँ पे ओवरी होता है ना, और यहाँ से क्या बनता है जी, ओवरी मतलब यहाँ पे अंडाणु बनता है। समझे, कोई दिक्कत? एनसीईआरटी क्या है जी, फिगर है। समझे, ये एनसीईआरटी का फिगर है, वो एनसीईआरटी का फिगर नहीं था ये वाला। और जो तुमको यहाँ पर दिखा है ना, ये एनसीईआरटी का फिगर है। ये तुम्हारे एग्जाम में बनाने को भी आता है। समझे, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। समझे ना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आज ये लगभग इंट्रोडक्शन क्लास था। समझे, कल से हम लोग यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैडम